राष्ट्रवाद के ऊपर भाजपा की ठेकेदारी है, उसको लगता है कि कहीं न कहीं वो उसके हाथ से धीरे धीरे फिसलने लगे। बहुत सारे टीवी चैनलों के नाम भी बदल जाएंगे, बहुत से टीवी चैनलों में इंडिया नाम है, उनको भी अपना नाम बदलना पड़ेगा। तो सरकार ये तो नहीं करना चाहती। विपक्ष ने पहले से ही सोच लिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई कारस्तानी करेगी। पंजाब है भाजपा की चुनौती, यहाँ भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। क्या एक साथ चुनाव करा देने से पंजाब के सिख भी जाट सिख है वो भी भाजपा को वोट देने लगेंगे? ये सारी मुगालते की बातें हैं। अगर चुनाव खराब होगा तो नरेंद्र मोदी को वो नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया हटाएंगे। उनके प्रवक्ताओं ने बहुत साफ और स्पष्ट रूप से ये कहा है कि कोई इंडिया शब्द को हटाने नहीं जा रहा है, इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं है। तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर लग रही है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लेट स्टार्टर है, राजस्थान में पहले भाजपा आगे थी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के शासन के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी। ये सरकार मणिपुर की है वो पूरी तरह ढक्कन हो चुकी है, वो पूरी तरह नाकाम सरकार है। भाजपा के समर्थक भी मानते हैं कि वो एक नाकाम सरकार है। भाजपा सब जगह संघर्ष कर रही है और उस संघर्ष में उसकी हार भी हो सकती है। चीन तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के गले में फंसा हुआ है, कुछ छुछुंदर जैसी गति है, न वो उगलते बनता है न निगलते बनता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं और पिछले सप्ताह और पिछले कुछ दिनों में कई सारी राजनीतिक उथल पुथल रही है, कई सारी घटनाएं हुई हैं, उन पर अभय दुबे से विस्तार में बात करेंगे। और उस पर सबसे जो इम्पोर्टेंट रहा और वो रहा इंडिया और भारत को लेके, इंडिया गठबंधन को लेके जो चर्चाएं रही उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया की जो मीटिंग हुई मुंबई में लास्ट, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा G20 पर भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अभय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, पहला मेरा सवाल बहुत सिंपल सा ये है कि पिछले दिनों इंडिया और भारत को लेके बड़ा राजनीतिक उथल पुथल रही, बहुत सारे बयान भी आए। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? इंडिया का नाम हटना, जब राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से निमंत्रण भेजा है G20 में आए हुए मेहमानों को भोज के लिए, उसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया है। इस तरीके से और भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना, वो आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, इस घटनाक्रम की तह में अगर आप जाना चाहें तो कोई बहुत ज्यादा आपको जमीन नहीं खोदनी पड़ेगी। मेरा ख्याल तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशंसक पत्रकार, टिप्पणीकार, विद्वान और पत्रकार हैं, केवल आप उनके ही लेखों को पढ़ लें तो आपको इसकी असलियत का पता लग जाएगा। एक है आर जगन्नाथन, जो कि एक दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी हैं, स्वराज नामक एक संस्था है, उसके वो एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और वो काफी बुद्धिमानीपूर्ण लेख लिखते हैं। मैं दक्षिणपंथी बौद्धिकता का स्वागत करता हूं। और वो किसी भी तरीके से ना वामपंथी हैं, ना सेकुलर हैं, ना ही लिबरल हैं, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। वो क्या लिखते हैं इस सवाल के ऊपर? तो आर जगन्नाथन ये कहते हैं कि जब से विपक्ष ने अपना गठजोड़ बनाया है, जिसका के नाम INDIA है, उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी एक दुविधा में फंसी हुई है और वो लगातार इस बात के बारे में सोच रही है कि कैसे हम इस दुविधा से निकलें। वो दुविधा क्या है? भाजपा को ये लगता है कि चूंकि विपक्ष के गठजोड़ का नाम INDIA है, इसलिए राष्ट्रवाद के ऊपर जो भाजपा की ठेकेदारी है, यानी भाजपा की जो इजारेदारी है राष्ट्रवाद को लेकर, उसको लगता है कि कहीं न कहीं वो उसके हाथ से धीरे धीरे फिसलने लगी है। उसको फिसलने से कैसे रोका जाए, इसके बहुत सारे तरीकों के बारे में सोचा गया। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा, उससे पहले उन्होंने ISI आतंकवादी संगठनों से उसकी तुलना की, वगैरह वगैरह, ये सब बहुत बातें की गई। लेकिन अंततः वो उस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो इंडिया शब्द से अपने आप की कोई दूरी कर सकें। अब चूंकि इंडिया को सब बिल्कुल भारत के नाम के तौर पर एक संविधान के जरिए हटाना, कानून बदलने के जरिए हटाना एक बहुत लंबा चक्र है और उसके अंदर बहुत 14-15 हजार करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं केवल इस काम में, और उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। विदेश नीति के सवाल पे बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, सबके नाम बदलने पड़ेंगे, न जाने कितनी जगह हैं उनके नाम बदलने पड़ेंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे टीवी चैनलों के नाम भी बदल जाएंगे। बहुत से टीवी चैनलों में इंडिया नाम है, उनको भी अपना नाम बदलना पड़ेगा। तो सरकार ये तो नहीं करना चाहती जी, लेकिन वो ये जरूर करना चाहती है कि भारत के नाम के ऊपर वो ज्यादा
जोर दे और अपने आप को भारत नाम से जोड़े, ताकि जब विपक्ष उसके ऊपर आक्रमण करे तो विपक्ष को वो फायदा ना मिल पाए जो आज मिल रहा है फायदा। यानी भाजपा कहीं ना कहीं ये मानती है कि इंडिया नाम रख लेने से विपक्ष को एक लाभ हो रहा है। अच्छा, विपक्ष ने पहले से ही सोच लिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई कारस्तानी करेगी, इसलिए उसने एक बीच में एक नीचे इंडिया नाम के नीचे एक लाइन और जोड़ दी, जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये पहले से जोड़ दी। तो उन्होंने भारत नाम को भी अपने साथ जोड़ लिया है। तो भाजपा की ये कोशिश जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोशिश भाजपा को उस प्रकार का कोई लाभ पहुंचा सकती है जो जिसकी उसे उम्मीद है। लेकिन ये प्रयास चल रहा है और अभी चूंकि 8 महीने हैं लोकसभा चुनाव में और इस बीच में भाजपा विरोधी शक्तियां एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगी सरकार के खिलाफ, तो उस माहौल बनाने की प्रक्रिया को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे अधिकतम निष्प्रभावी किया जाए, ये सब सोच रहे हैं। ये उसी पूरी जो एक अगला चुनाव जीतने की जो टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने की ही ये कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी में मैं एक सवाल मानने लगे हैं जी, तो इसी में मैं एक सवाल और जोड़ दूं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई पिछले दिनों। विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये सगुफा है, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको भी लगता है, जो आपने अभी बात बोली कि इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन को देखते हुए सारी चीजें फैलाई जा रही हैं, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन भी वही है या उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, उस पर चर्चा तो सरकार ने करनी शुरू कर ही दी है जी। सरकार ने उसके ऊपर चर्चा करनी शुरू कर दी है। और सरकार बहुत पहले 2019 में जब नरेंद्र मोदी चुनकर आए थे, उसके तुरंत बाद से उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी थी। फिर उन्होंने विधि आयोग को, लॉ कमीशन को ये भेजा कि क्या इसमें क्या हो सकता है। तो लॉ कमीशन ने बताया कि ये अभी काम करने काबिल नहीं है, उसमें बड़ी समस्याएं आएंगी, इसलिए अभी इस चीज को जो है थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला जाए। फिर उसके बाद में नीति आयोग में ये काम गया। फिर विवेक देवराय की तरफ से एक प्रस्ताव भी आया कि हर 30 महीने बाद, यानी हर 2.5 साल बाद चुनावी व्यवस्था इस तरह कराई जाए कि केवल 5 साल में 2 बार चुनाव हो, यानी एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद 2.5 साल बाद चुनाव हो, इस तरीके से पूरी चुनावी व्यवस्था हो। नीति आयोग का प्रस्ताव आया। तो इस तरह के प्रस्ताव पहले से भारत सरकार के पास हैं। अब एक ये भी स्थिति बनती है कि सरकार ने जो रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी से सरकार जल्दी से जल्दी एक कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर एक रिपोर्ट प्राप्त करे, जो उनके जैसा सरकार चाहेगी उस तरह की रिपोर्ट वहां से मिल जाएगी, क्योंकि इसी तरह का पूरी कमेटी वो बनी है। फिर उस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक ड्राफ्ट किया जाए और उस विधेयक को फिर लोकसभा में पेश किया जाए और पास करा के कुछ पूरे चुनावी प्रणाली में और उसका पूरा जो बंदोबस्त है उसके अंदर परिवर्तन किया जाए। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया, अगर इसको ये माना जाए कि केवल इससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होगा, जी, मुझे लगता है कि ये मुगालते की बात। ये सही है कि भाजपा बहुत ही शक्तिशाली पार्टी है, उसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, उसके पास कार्यकर्ता जो पंक्ति है वो भी पार्टियों के मुकाबले बहुत जबरदस्त है और वो लगातार चुनाव के मोड में रहती है। बहुत संकल्प भी है भाजपा में, बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। तो ये सारी चीजें भाजपा के पक्ष में जाती हैं। और नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं और उनकी लोकप्रियता अभी तक अपनी जमी हुई है, उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन ऐसी कोई गिरावट नहीं आई है जिससे चिंतित हुआ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में एक सवाल जोड़ दूं सर, आपने जो अभी बात बोली, लेकिन इसका मतलब अगर कोई ये निकालता है कि जब वोटर एक से ज्यादा वोट देने के लिए जाएगा, यानी वोटर या तो लोकसभा विधानसभा का वोट एक साथ डालेगा या विधानसभा लोकसभा स्थानीय निकाय और पंचायत यानी 4 वोट एक डालेगा या 3 वोट एक डालेगा, यानी एक से ज्यादा वोट जब वोटर डालने के लिए जाएगा, तब वो अपनी प्राथमिकता किस प्रकार तय करेगा। एक तो उसकी व्याख्या ये है कि वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की शख्सियत के आधार पर अपनी प्राथमिकता बना लेगा और स्थानीय और क्षेत्रीय आग्रहों को दिमाग से निकाल के अलग कर देगा। वो लोकसभा में भी भाजपा के लिए बटन दबाएगा और विधानसभा के लिए में भी भाजपा के लिए बटन दबाएगा जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पिछले 2019 के चुनाव में उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के चुनाव में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हुए थे।
दोनों जगह भाजपा को कोई बहुत ही अनुकूल नतीजा मिला हो ऐसी बात नहीं है। उड़ीसा में उसने कुछ सीटें जीती की थी, लेकिन कुल मिलाकर विधानसभा में वो बीजू पटनायक बीजू जनता दल का कुछ भी नहीं कर पाए जी। तो ये इस बात पर निर्भर कर। अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा विधानसभा और लोकसभा में पहले से ही जीतती है। कोई चुनाव एक कर देने से उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा सीटें तो नहीं जीतना शुरू कर देगी। या गुजरात है, गुजरात में तो दोनों जगह पहले ही से चुनाव जीतती है, लेकिन क्या चुनाव एक करने से गुजरात में कोई ज्यादा सीटें जीतना शुरू कर देगी वो? ऐसा नहीं है। भाजपा की चुनौती दक्षिण भारत है, जहां वो ना लोकसभा जीतती है ना विधानसभा जीतती है। भाजपा की चुनौती वे प्रांत हैं, पंजाब है भाजपा की चुनौती, जहां भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। क्या एक साथ चुनाव करा देने से पंजाब के सिख भी, जाट सिख है, वो भी भाजपा को वोट देने लगेंगे? अब हरियाणा में देखिए, सिख वोटर बहुत नाराज है भाजपा से। क्या एक साथ चुनाव कर देने से क्या हरियाणा के जो जाट वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगेंगे? ये सारी मुगालते की बातें हैं, ये गलतफहमी की बातें हैं। भाजपा भी इस गलतफहमी में है कि एक साथ चुनाव करा देने से उसको कोई बहुत ही असाधारण किस्म का लाभ मिलने वाला है। जिन राज्यों में उसकी राजनीति कमजोर है वहां अचानक राजनीति मजबूत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहां तक कि अगर जिन राज्यों में भाजपा की राजनीति कमजोर है, जहां पर उसके संगठन में सिर्फ फुटबॉल है आपस में, और आला कमान उस फुटबॉल को दूर नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा गुटबाजी है वहां पर, वहां उनकी गुटबाजी जो अभी तक केवल विधानसभा चुनावों को प्रभावित करती थी, मेरा मानना है कि फिर वो लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगी। लोकसभा चुनाव पर भी बुरा असर डाल सकती है। अभी क्या है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं जी। तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत और दिल्ली में सरकार बनाने की उनकी क्षमता बहुत प्रभावी है, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़ा संचित किस्म का, ठोस किस्म का लाभ मिलता है, जो लाभ उन्हें विधानसभा चुनाव में नहीं मिलता, जहां पर बहुत सारी स्थानीय समस्याओं के कारण भाजपा की स्थिति कमजोर रहती है। उनके मुख्यमंत्रियों का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहता है, भाजपा के मुख्यमंत्रियों का, उनकी अगर रेटिंग देखी जाए, रेटिंग में भी भाजपा के मुख्यमंत्री काफी नीचे हैं। तो वो नुकसान नरेंद्र मोदी को नहीं हो पाता कि वो चुनाव साथ साथ नहीं हो रहे हैं। अगर चुनाव साथ साथ होगा तो नरेंद्र मोदी को वो नुकसान होगा, वहां पर हो सकता है नुकसान, मैं ये कह रहा हूँ 100% नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान हो सकता है। अभी क्या है, चूंकि वो विधानसभा चुनाव में जब वो लोकसभा की लोकप्रियता लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत स्थानीय स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको वो ऑफसेट करते हैं। लेकिन जब वोटर दोनों वोट एक साथ डालने के लिए जाएगा तो कुछ पता नहीं है कि उसकी प्राथमिकता क्या होगी। तो विधानसभा के आधार पर प्राथमिकता बनाएगा या लोकसभा के आधार पर प्राथमिकता बनाएगा, या विधानसभा में किसी और को वोट देगा, लोकसभा में किसी और को वोट देगा। आज हमारे पास ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है जिसके आधार पर हम ये फैसला, ये अंदाजा लगा सकें कि ऐसा होने वाला है। इसलिए ये मानना एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का केवल फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये एक गलत विश्लेषण है जी। पिछले दिनों कुछ विपक्षी नेताओं के सर बयान भी आए हैं, उसमें उनका डर है, उनका कहना यह है कि सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव कराएगी। देखिए, सरकार जब तक सरकार में है तब तक उसके पास बहुत सारे तुरुप के इक्के हैं। सरकार में होना ही अपने आप में हुक्म का इक्का है, तुरुप का इक्का सबसे बड़ा। सरकार अगर 6 महीने पहले या 5 महीने पहले चुनाव कराना चाहती है तो कम से कम वो 5 महीने का जो समय है, यानी जो जब बंदिश लग जाती है, जब आप कोई घोषणाएं नहीं कर सकते, उससे पहले जो 4-5 महीने हैं उसमें सरकार बहुत सारे कदम उठाने की जो सुविधा उसे प्राप्त है, उस सुविधा से अपने आप को वंचित कर लेगी। अच्छा, तो सरकार ऐसा नहीं करेगी जी। अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं। हाल ही में आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की जो तीसरी मीटिंग थी वो महाराष्ट्र मुंबई में हुई, और कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि शायद इस मीटिंग में कुछ उथल पुथल हो सकती है, भाजपा की तरफ से बयान आ रहे थे। लेकिन जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग को होने के बाद मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि काफी एकजुटता है। भले ही जब मीटिंग हो जाती है उसके बाद में स्टेट में कुछ लीडर्स बयानबाजी जरूर करते हैं आपसी पार्टियों के बीच में, लेकिन जब वो एक मंच पर होते हैं तो सहमति नजर आती है। और इस बार जब मीटिंग वहां पर हुई, वो सब लोग मिले, उसके बाद में कई सारे कमिटियां बन गई, सोशल मीडिया को लेके, मैनेजमेंट को लेके, प्रचार को लेके।
तो उससे एक मैसेज ये आया है कि इंडिया मजबूती के साथ शायद अभी भी खड़ा हुआ है बीजेपी को लेकर, भले ही उनके स्टेट में लेकर उनकी आपसी मतभेद हों, लेकिन लोकसभा को लेकर स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से क्लियर है। आपको क्या लगता है? नहीं, आप जो शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उचित नहीं है। वो 100% खड़ा हुआ है, उसमें कोई हिला हवाला नहीं है। जहां तक एकता का प्रश्न है, एकता में बिल्कुल दरार नहीं पड़ी है, और उन्होंने कुछ अग्रगति भी की है। तो जैसे आपने बताया, कुछ कमेटियां बनाई हैं, कुछ संयोजक बनाए हैं, वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने किया है। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। अच्छा। मेरा मानना है कि सबसे पहला काम इन्हें ये करना चाहिए था कि इन्हें एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए था। वो 9 मुद्दों को ढूंढ चुके हैं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में, वहां भी मुद्दे तय हुए हैं, सोनिया गांधी ने भी पत्र में वो मुद्दे लिखे हैं, तो उनके पास मुद्दे हैं। वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपना बना सकते हैं। अगर आज उनके पास न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता, तो जो तमिलनाडु से बयानबाजी हो रही है उदयनिधि स्टालिन की, या ए राजा की, या जगदानंद सिंह की बिहार से बयानबाजी हो रही है, या उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी के नाम पर इंडिया गठबंधन के सचिवालय से बयान आ सकता है कि भाई हम, ये गठबंधन तो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है, जब तक इस कार्यक्रम का अगर कोई विरोध करता है तो हम उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। ये बयान उनके हैं, उनकी विचारधाराओं के मुताबिक हैं, वो अपना बयान कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं जी। तो ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति को उन्हें समझना चाहिए। उनके लिए पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो अपने इंडिया INDIA गठबंधन का एक राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त करें, एक चेयरपर्सन, एक सभापति नियुक्त करें, और ऐसे लोग उनके पास हैं जी। उनके पास खड़गे हैं, उनके पास सोनिया गांधी हैं, उनके पास नीतीश कुमार हैं, और भी कई लोग इस तरह के हैं जो ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये काम उन्हें करना चाहिए। और एक न्यूनतम दूसरी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए, जो बहुत कठिन काम नहीं है, काफी आसान काम है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है कहीं उन्हें मतभेद। ये अगर वो कर लेंगे तो उन्हें ये सब जो उनके सामने चुनौतियां आ रही हैं बयानों के कारण, इन चुनौतियों से निपटने का उन्हें एक तरीका मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने जो देखा है, राहुल गांधी की जब सदस्यता गई थी, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई, भले ही उसमें सरकार का या मोदी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन ये परसेप्शन बनाया गया उनकी तरफ से, और ये परसेप्शन रहा भी कि मोदी की वजह से या बीजेपी की साजिश की वजह से उनकी सदस्यता गई। वापस उनकी जब सदस्यता बहाल हुई तो मुझे लगता है कि बीजेपी पर थोड़ा सा डेंट लगा, और राहुल गांधी के लिए लोग थोड़े से ज्यादा सपोर्टिव नजर आए। तो अब आपको क्या लग रहा है, जब ये इंडिया वाली बहस, भाजपा की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इस पर भी गौर कीजिए। भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भाजपा समर्थक लोग हैं, वो सीधे सीधे भाजपा के सदस्य के तौर पर नहीं टीवी पर और मीडिया मंचों पर आते, लेकिन वो दर्द करते भाजपा का समर्थक नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि ये सरकार ने बड़ी कुशलता से ये जजमेंट निकलवाया और उनकी सदस्यता उन्हें वापस दिलवा दी। अच्छा। क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जब ये सदस्यता प्राप्त हो जाएगी और फिर ये सदन में आने लगेंगे और फोर फ्रंट में आएंगे, तो उससे एक तो इंडिया गठबंधन में परेशानियां पैदा होंगी। अच्छा। दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का सीधे सीधी टक्कर फिर से शुरू हो जाएगी, जिसमें नरेंद्र मोदी लाभ में रहेंगे। तो सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को ये स्पिन दिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, आप समझने वाली बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि असली मसला ये है, इस तरह से बात को पेश किया जा रहा है। और जो भाजपा विरोधी शक्तियां हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी ने किया था, जब कोर्ट से राहत मिल गई तो ये एक डेंट लग गया नरेंद्र मोदी में। तो इस तरह की बातें, ये स्पिन और काउंटर स्पिन, ये सब सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। ये कोई बहुत ठोस तरीके से कोई बड़ा माहौल बना रही हो, एंटी इनकम्बेंसी में कोई इससे बढ़ोतरी हो रही हो या कमी हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। सारी बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी मीडिया की वजह से एकदम लगने लगती हैं। नहीं, मैं इसी सवाल पूरा नहीं हुआ था मेरा, आपने अच्छे से ब्रीफ कर दिया और ये बात शायद अब लोगों को समझ भी आएगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से राहुल वाली सदस्यता को लेके हल्का सा डेंट लगा था, ये एक मैसेजिंग पब्लिक में जरूर हुई थी, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब इंडिया और भारत की आप बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इंडिया गठबंधन है, उसकी वजह से अगर आप मेक इन इंडिया आपने बनाया था, आपने बहुत सारे इंडिया के नाम से चीजें बनाई, आपका हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया है, अब जब आप इंडिया को हटा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर रहे हैं, कल को अगर आप मान लीजिए संविधान से इंडिया हटाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या वापस से एक डेंट होगा? क्योंकि लोग अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि वो बातें कर रहे हैं कि आप
काम की बात नहीं करते, आप इंडिया हटाने की चले जाते हैं, कल को भारत हो जाएगा तो आप भारत हटाने चले जाएंगे। उस पर मैं जानना चाह रहा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया हटाएंगे। उनके प्रवक्ताओं ने बहुत साफ और स्पष्ट रूप से ये कहा है कि कोई इंडिया शब्द को हटाने नहीं जा रहा है, इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं है ना। यही ये तक कह दिया गया है कि अगले जो विशेष सत्र बनाया जा रहा है उसके अंदर भी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। देखिए, ये हटाने से मैं बताया ना कि ये काफी नुकसान होने वाला है आर्थिक दृष्टि से। ये 14-15 हजार करोड़ रुपए का बट्टा लगेगा अर्थव्यवस्था में अगर ये हटाएंगे आप, और काफी दिक्कतें हो गई। दूसरे ये है कि जनता ने भारत और इंडिया दोनों नामों को हृदयंगम कर लिया है, अपने गले उतार लिया है। और ऐसा लोगों की जुबान से आप नाम थोड़ा ना छीन लेंगे, उसमें बहुत समय लगेगा लोगों को इंडिया नाम से अपनी दूरी बनाने में, या इंडिया नाम का इस्तेमाल करने से परहेज करने में। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, कनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक रखा गया कांग्रेस सरकार के दौरान है। तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का नाम तो जरूर है, लोग कहते हैं कि भाई कहाँ उतरना है, कि राजीव चौक उतरना है, लेकिन बाकी तो सब लोगों के लिए कनॉट प्लेस नाम है। दूसरे उदाहरण भी हैं, जैसे कि मान लीजिए मद्रास का नाम चेन्नई है, तो वो चेन्नई बदला गया तो लोगों ने चेन्नई अब स्वीकार कर लिया है। कलकत्ता का नाम, क्योंकि वहां पे स्वीकार करने के पीछे उस वहां की जो जातीय राजनीति है, वहां की जो एथनिक पॉलिटिक्स है, वहां की जो सांस्कृतिक राजनीति है, वो वहां पे काफी लोगों के ऊपर एक मानसिकता प्रदान करती है उन्हें कि वो बदले हुए नाम को स्वीकार कर लें, और तुरंत उसको, क्यों लोगों को समझाया जाता है कि ये नाम जो है वो आपकी सांस्कृतिक आकांक्षाओं के मुताबिक है, आपकी ज्यादा सांस्कृतिक नुमाइंदगी हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब आप इंडिया नाम हटाएंगे तो उस तरह का असर जनता के ऊपर तुरंत नहीं होगा, उसमें बहुत समय लगेगा, और उससे कुल मिला के भाजपा जो लाभ उठाना चाहती है वो लाभ उसको नहीं हो पाएगा। हाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो आपने नामों की बात करी, जैसे अभी हाल ही में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, गुड़गांव को गुरुग्राम किया गया, वो भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं बस वही जानना चाह रहा था आपसे कि इंडिया नाम हटाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा, या सेंटिमेंट्स जो है लोगों के वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे? मैं आपके सिनेरियो में जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ना तो मैं ये नहीं मानता हूँ इससे भाजपा को कोई नुकसान होगा, मैं साथ में ये भी नहीं मानता हूँ इससे उन्हें कोई फायदा होगा। अच्छा। उन्हें मुगालता इस बात का है कि इसके इस नाम को अगर हम पृष्ठभूमि में डाल देंगे या हाशिए पे डाल देंगे और भारत नाम ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो विपक्ष को जो लाभ हो रहा है वो उससे कम हो जाएगा। मैं ये भी नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि विपक्ष को असली लाभ उन मुद्दों से होगा जो मुद्दे वो इस्तेमाल करने वाले हैं। इस प्रकार की जो स्पिन डॉक्ट्री होती है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। कोई खास लाभ होता भी है तो बड़ा फौरी किस्म का होता है, 2-3 दिन बाद कोई उस लाभ को याद नहीं करता। जी, तो आपका कहने का मतलब अगर मैं समझूं तो अभी भले ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोला जा रहा हो, लेकिन इंडिया नाम को संविधान से नहीं हटाया जाएगा, इंडिया नाम संविधान में रहेगा। जी, ठीक बात है। हाँ, अब आते हैं सर, थोड़ा सा कुछ स्टेट्स इलेक्शन अब बहुत करीब आने वाले हैं और चुनावी बिल्कुल बज ही चुका है। 5 स्टेट हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़ आता है, तेलंगाना और शायद मिजोरम। शायद क्या मिजोरम ही है। आपको इन 5 स्टेट में अभी तक का जो आकलन आ रहे हैं, जो बातें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है इन 5 स्टेट्स में अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस कई स्टेट्स में बीजेपी से आगे है? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले आइए तेलंगाना पे। तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे लग रही है इस बार। मुख्य मुकाबला भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस के बीच। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लेट स्टार्टर है, वो अभी तक भी अपना ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाई है और उसके पास स्थानीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है। जो पुराना नेतृत्व था रमन सिंह का, वो नेतृत्व मुरझा गया है और उसमें दम नहीं बची है। रमन सिंह बिल्कुल रिटायरमेंट की मुद्रा में है, जबकि वहां की जो सरकार है, भूपेश बघेल और भाजपा और उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों के बीच में एकता स्थापित हो चुकी है। कांग्रेस वहां काफी आगे है छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में पहले भाजपा आगे थी, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं के जरिए और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी को बंद करने का काम किया है, आप राजस्थान जाइए, लोगों से बात कीजिए। इस बीच में मैं 2 बार राजस्थान गया हूं, मैंने वहां के पत्रकारों से और दूसरे लोगों से बातचीत की है। सब जगह से एक ही संदेश आता है कि भाजपा के जीतने की कोई गारंटी नहीं है, करारी टक्कर है वहां पर। और चूंकि भाजपा वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर दुविधा में है, इसलिए भाजपा का दावा कुछ थोड़ा सा कमजोर भी है। वहां पर भाजपा की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। वो 3 बड़े समुदाय जो हैं उनको, उनके साथ उनकी निकटता है।
वो खुद एक राजपूत परिवार की हैं, उनको एक जाट परिवार में उनकी शादी हुई है, और एक गुर्जर परिवार की वो राज परिवार की समधन है। तो 3 राज परिवारों की वजह से उनका इन 3 समुदायों में उनका काफी सम्मान है। तो और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो उनकी और वो एक स्वतंत्र चेता मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाती हैं। वो आला कमान के निर्देशों पर नहीं चलती, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कठपुतली के तौर पर काम करने से इनकार करती हैं। तो भाजपा को और संघ दोनों को उनसे दिक्कत है, इसलिए उनको चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। एक तरह से उनको कह दिया गया है कि आपको चेहरा नहीं बनाया जाएगा। तो ये भाजपा की एक बहुत बड़ी उलझन है और भाजपा इससे वहां पार नहीं कर पा रही है। अगर भाजपा वसुंधरा राजे को अपने नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करे तो हो सकता है कि वो राजस्थान का चुनाव जीत ले, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के शासन के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर काफी मुश्किलें हैं भाजपा के सामने। उन मुश्किलों से पार पाना उनके लिए काफी दिक्कत होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है जी, इसमें कोई शक नहीं। पारंपरिक जड़ें भाजपा की बहुत वहां गहरी हैं वहां पर। तो ये स्थिति है, और आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा ये तय करना तो वोटरों का विशेषाधिकार है। हम लोगों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिजोरम रह गया। मिजोरम में देखिए, दक्षिण पूर्व का राज्य है मिजोरम, और वहां पर अभी जो मणिपुर की जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का सबसे ज्यादा असर मिजोरम के ऊपर पड़ा है। हाँ, सबसे ज्यादा असर मिजोरम पड़ा है, और उसमें भाजपा की जो सरकार मणिपुर की है वो पूरी तरह ढक्कन हो चुकी है। वो पूरी तरह नाकाम सरकार है। भाजपा के समर्थक भी मानते हैं कि वो एक नाकाम सरकार है और उसको बीरेन सिंह को हटा देना चाहिए था। चूंकि उस सरकार को उन्होंने कायम रखा, इससे मिजोरम में भाजपा की स्थिति जरूर कमजोर हुई होगी। हाँ, तो कुल मिला के आपका जो सियासी अनुभव है वो ये बता रहा है कि अभी इन 5 स्टेट्स में बीजेपी सेकंड पोजीशन पे ही माना। तेलंगाना में तो आपने बोल दिया कि वो 3rd पोजीशन पे है, बाकी स्टेट्स में 2nd पोजीशन पे है जी। हाँ, बैकफुट पे है तीनों जगह, सभी जगह पे। भारतीय जनता पार्टी कोई जैसा बहुत ज्यादा उत्साह उसके पक्ष में उमड़ रहा हो और वो बिल्कुल चुनाव जीतने के कगार पर खड़ी हो और बस केवल नतीजा आना बाकी हो। कहते नहीं, चुनाव तो हम जीत चुके हैं, केवल नतीजा घोषित होना बाकी है। ऐसी कोई स्थिति वहां पे नहीं है। भाजपा सब जगह संघर्ष कर रही है और उस संघर्ष में उसकी हार भी हो सकती है और वो जीत से थोड़ा पीछे भी रह सकती है। और अगर कांग्रेस ने अपने पत्ते ठीक से नहीं खेले तो भाजपा उसे हरा भी सकती है। ठीक है, चलते चलते G20 पर थोड़ी सी बात कर लें। भव्य प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारे अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम मेजबानी कर रहे हैं G20 की। लेकिन चाइना और रूस के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में शामिल नहीं हुए हैं, जिसको लेके बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब चाइना से आप मिलने जाते हैं, आप उनको बुलाते हैं, लेकिन जिनपिंग यहाँ पर नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है और पूरे G20 को आप किस तरीके से देखते हैं इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में भी? देखिए, चीन तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के गले में फंसा हुआ है। वो छछूंदर जैसी गति है, न वो उगलते बनता है न निगलते बनता है। और अब ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि लद्दाख की कितनी भूमि पे चीन ने कब्जा कर लिया है पिछले 9 साल में, और वो ये तक तुलना की गई है कि दिल्ली के 68% इलाके के बराबर है वो हिस्सा, मतलब जो कब्जा कर लिया है। तो चीन एक बड़ी भारी समस्या है। चीन ने जो डोकलाम की घटना के बाद में, यानी 2020 में डोकलाम की घटना हुई थी, उसके बाद से चीन ने जो किया है, जिस तरीके से सीमा का उसने अतिक्रमण किया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है चीन ने, अगर उसकी पूरी असलियत देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है तो मोदी सरकार बिल्कुल सांसत में पड़ जाएगी। यहां मैं फिर विपक्ष की आलोचना करूंगा। विपक्ष इन बातों को कहता जरूर है, राहुल गांधी कहते हैं और भी लोग कहते हैं, लेकिन जनता को इस मसले पर कैसे शिक्षित किया जाए, इस मामले में विपक्ष ने समुचित कदम नहीं उठाए हैं। विपक्ष के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि चीन का मसला एक ऐसा मसला है जो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगा सकता है, लेकिन विपक्ष जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। जहां तक G20 का सवाल है, देखिए नरेंद्र मोदी उसको बहुत ही भव्य तरीके से कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता का जो जितना राजनीतिक दोहन किया जा सकता है वो कर रहे हैं उसका दोहन। तो ये तो श्रेय उनको जाता ही है। यहाँ तक कि उनके आलोचकों ने भी जो भव्य तैयारी की है, जिस तरह भारत मंडपम में, इसका नाम पहले इंडिया पेवेलियन था, फिर इस घटना के बाद उसका नाम भी भारत मंडपम कर दिया गया, ये सब जो कर रहे हैं उसकी तो तारीफें हो रही हैं।
और उसका लाभ भी विदेश नीति के धरातल पर भारत को होगा, लेकिन इसका लाभ सीधे सीधे वोटों के रूप में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर खुद नरेंद्र मोदी के मन में भी संदेह है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अगर उनके मन में संदेह नहीं होता तो G20 जब पूरी कार्रवाई गतिविधि चल रही है और कल से शुरू होने वाला अधिवेशन, उसके बीच में ही वो इतनी एक राष्ट्र एक चुनाव वाली बात ना उठाते, उसके बाद भारत बनाम इंडिया वाला विवाद नहीं पैदा होता। ये तमाम चीजें पैदा हो रही, स्पेशल विशेष सेशन की घोषणा कर दी गई, यानी कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि केवल G20 के अधिवेशन के जरिए वो विपक्षी जो पेशबंदी है उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते, उसके लिए उन्हें कुछ और कदम उठाने होंगे। तो वो सारे कदम, सारी पेशबंदियां वो कर रहे हैं। तो G20 उनके अस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण शस्त्र जरूर है, लेकिन उनकी निगाह में वो पर्याप्त नहीं है। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पिछले सप्ताह जो भी राजनीतिक उठक पटक हुई है उसको लेके आपने बहुत हद तक, मुझे ऐसा लगता है कि एक आईना दिखाया है इस पूरी बहस को कि सच्चाई क्या है, जहां पर आपने विपक्ष को भी गाइड किया है कि शायद वो भी कुछ चीजें गलतियां कर रहे हैं, और आपने बीजेपी की तरफ से भी एक साफ साफ बातें रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे जब भी G20 खत्म होगा, उसके बाद में जब नए कुछ राजनीतिक समीकरण बनेंगे या बिगड़ेंगे, तो फिर आपके साथ मैं आऊंगा, क्योंकि दर्शकों का प्यार बहुत है आपके लिए, और हमेशा वो मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बोलते हैं कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है राजनीतिक खासकर, तो अभय दुबे सर के साथ आप इंटरव्यू करिए। हालांकि पिछले दिनों आप भी बहुत व्यस्त थे, मैं भी थोड़ा व्यस्त था, तो हमने ये बात नहीं कर पाई, लेकिन अब दर्शकों से उम्मीद करते हैं और ये वादा भी करते हैं कि जब भी कुछ इस तरीके का रहेगा तो अभय सर के साथ हमारा एक अच्छा सा डिस्कशन जरूर आएगा। फिलहाल अभय सर, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।